कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सृष्टि कुछ सोचते हुए बोली, एक बार फिर से मैं आपकी बातों में और आपकी इन हरकतों से अट्रैक्ट हो रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में आपसे अच्छा इंसान ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ना जाने आप मुझसे कितना ही प्यार करते हैं। जब आप मुझे देखते हैं तो कुछ कुछ होता है मुझे, पर ये सब वहम है मेरा। आप पहले भी मुझे प्यार नहीं करते थे और अब तो हम दोनों के बीच कभी प्यार हो ही नहीं सकता। आप पहले भी बस जिस्मों से खेलना जानते थे मिस्टर राणा, और अब भी आप बिल्कुल वैसे ही होंगे। और मैं पहले भी एक बार खुद को संभाल नहीं पाई और अब भी संभाल नहीं पा रही हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर बाद सृष्टि वॉशरूम से बाहर आ गई थी और वो प्रांस को फीड करवा चुकी थी, लेकिन अब उसे खुद को बहुत भूख लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईरा अभी अभी राणा मेंशन वापस लौटी थी। वो अपनी एक किटी पार्टी में गई हुई थी। वैसे भी उसका प्रलय और सृष्टि को देखकर मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था और वो अपना मूड ठीक करने के लिए ही किटी पार्टी में गई थी। तभी उसे सामने ही सीढ़ियों से उतरती हुई सृष्टि नजर आई। वो किचन की तरफ जा रही थी। उसे किचन में जाते हुए देख हीरा के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। वो भी तुरंत सृष्टि के पीछे पीछे किचन में आई तो देखा सृष्टि अपने लिए खाना ले रही थी। प्रलय वहीं रूम में बैठा था, लेकिन आज उसने खुद से डिनर नहीं मंगवाया और सृष्टि बार बार उसे देख रही थी। तो प्रलय समझ चुका था कि सृष्टि को भूख लगी है, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि जब तक सृष्टि उसे खुद से नहीं कहती तब तक वो खाना नहीं मंगवाएगा। और अब उसे कुछ बोलने की बजाय सृष्टि खुद ही खाना लेने के लिए नीचे आ गई थी। पर नीचे आकर उसने देखा कि वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए है ही नहीं, और ऐसा शायद पहली बार था कि राणा मेंशन में किचन में फ़िलहाल कोई सर्वेंट भी नहीं था। कुछ सोचते हुए वो बोली, बाहर हाल में माँ भी नहीं है और यहाँ पर खाना भी नहीं है। क्या आज खाना नहीं बना? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो इतनी भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था, तभी उसे दरवाजे की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें भूख खाने की नहीं लगी, तुम्हें भूख पैसों की लगी है, इसलिए तो तुम राणा मेंशन वापस लौट कर आई हो, ताकि अब अपने बच्चे को अपना हथियार बनाकर प्रलय से उसका पैसा लूट सकूं। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये बात सुनकर सृष्टि ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां से ईरा किचन में अंदर की तरफ आ रही थी। वो आकर सृष्टि के सामने खड़ी हुई और खाने के खाली बर्तनों की तरफ देखते हुए बोली, इसे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम्हारा पेट तो उस पैसे से भरेगा जो प्रलय की तिजोरी में है, लेकिन अब वो तिजोरी तुम्हारे लिए बंद है। बेशक से तुम प्रांस को कितना ही अपना हथियार बना लो, लेकिन अब तुम प्रलय से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। पहले भी कहा था तुमसे कि मेरे साथ बकवास मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें किसी को कुछ कहना है ना, तो जाओ, जाकर मिस्टर राणा से कहो। उन्हें कहो कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। जिस दिन वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे, मैं प्रांस को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तब तक बेशक से तुम कुछ भी कहती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर सृष्टि दूसरे काउंटर की तरफ जाने लगी। उसने वहाँ से एक बर्तन उठाया और उसमें बेसन घोलने लगी। उसे अपने लिए चीला बनाना था, ताकि उसे खाकर उसका पेट भी भर जाए और उसे ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ईरा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितनी चालाक हो ना तुम, बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम कि मर्दों की कमज़ोरी तो हम लड़कियों की खूबसूरती होती है, और जब तक वो हमारी खूबसूरती को पूरी तरह से एंजॉय ना कर ले और हमसे बोर ना हो जाए, तब तक तो वो हमें छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम प्रलय को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा कर मुझे कह रही हो कि मैं प्रलय को तुमसे दूर रखूं। अगर इतना ही था तो तुम प्रलय के सामने आई ही क्यों? सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम्हारी आदत होगी लड़कों को इस तरह से अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना। मुझे इस तरह का ना ही कोई शौक़ है और ना ही कोई ज़रूरत। और आखिरी बार कह रही हूँ मैं तुमसे कि मैं मिस्टर राणा के पास वापस नहीं आई हूँ। वो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर वो प्रांस को यहाँ पर लेकर नहीं आते
तो मैं कभी यहाँ पर नहीं आती, और अब अगर तुमने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक थप्पड़ पहले खा चुकी हो मुझसे, अब दोबारा अपना गाल लाल करवाना चाहती हो क्या? ये बोलते हुए सृष्टि की आंखों में धमकी साफ नजर आ रही थी। वहीं सृष्टि की धमकी सुनकर ईरा का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो तुरंत सृष्टि के पास आई और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दो? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ सृष्टि पर उठाना चाहा, लेकिन किसी ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। वो कोई और नहीं, प्रलय था। ईरा ने जैसे ही प्रलय को देखा वो शॉक्ड रह गई। वहीं सृष्टि भी गुस्से से कभी ईरा को और कभी प्रलय को देख रही थी। प्रलय ईरा की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, अगर सृष्टि पर हाथ भी उठाया तो सिर्फ शरीर से हाथ उखाड़ कर अलग नहीं करूँगा, बल्कि जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। ईरा हैरानी से बोली, तुम इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे इस तरह की धमकी दे रहे हो? मैं बीबी हूँ तुम्हारी प्रलय, तुम इसके लिए मुझे इस तरह से धमकी नहीं दे सकते। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रहेगा अपना मुंह और अपना दिमाग बंद रखो। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, आइंदा अगर सृष्टि की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईरा अब और भी ज़्यादा भड़क गई। वो चिल्लाकर बोली, ओह रियली, अब तो फिर तुम मुझे बता ही दो कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्यों तुम इस लड़की को वापस उठाकर लेकर आए हो? ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती? और ये एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ है, जिसके बच्चे का कोई अता पता भी नहीं है, वो तुम्हें क्या दे सकती है? आज तक कभी तुमने मुझे पत्नी का सुख नहीं दिया और तुम इस लड़की को ज़बरदस्ती अपने पास रखना चाहते हो। बताओ मुझे कि आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में कि तुम इसके लिए इतना ज़्यादा पागल हो? और तुम्हें मैं दिखाई नहीं देती? आज तक कभी तुम मेरे करीब नहीं आए और इस लड़की का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इसके साथ एक कमरे में रह रहे हो। तुम दोनों के बीच है क्या? बताओ मुझे। उसकी बातें सुनते हुए प्रलय उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी ईरा एक गहरी सांस लेकर बोली, वैसे गलती तुम्हारी नहीं है प्रलय। जो लड़की अपना घर नहीं संभाल पाई, वो आखिर मुझे खुश कैसे रहने? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा, और इस बार वो थप्पड़ सृष्टि ने नहीं बल्कि प्रलय ने उसे मारा था। प्रलय चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर एक लफ्ज़ भी तुमने अपने इस घटिया मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यूं ही अपनी बीबी बना लिया? मैं बताता हूँ मैंने तुम्हें अपनी बीबी क्यों बनाया। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन थे। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि और ईरा दोनों हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसका सृष्टि के लिए ईरा को धमकी देना ही सृष्टि को हैरान कर रहा था, क्योंकि सृष्टि को तो यही लगता था कि प्रलय और ईरा के बीच बहुत कुछ है। प्रलय ईरा से प्यार करता है और ईरा के लिए ही प्रलय सृष्टि को धोखा दे रहा था। ईरा हैरानी से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, क्यों की तुमने मुझसे शादी? इसलिए ना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें सृष्टि से प्यार नहीं था, तुम बस इसके जाल में फंसे हुए थे और कुछ भी नहीं था तुम दोनों के बीच, और इसलिए तुमने इसके साथ ही मुझसे शादी कर ली। सृष्टि गुस्से से बोली, मैंने किसी को किसी भी जाल में नहीं फंसाया था। ऐसी हरकतें मैंने ना कभी की है और ना ही कभी करूँगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा काफ़ी सर्द नज़र आ रहा था। प्रलय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, कितना यकीन है ना तुम्हें खुद पर सृष्टि। काश इस यकीन का थोड़ा सा हिस्सा तुमने किसी और पर भी किया होता। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय ने अब ईरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैंने कभी तुम्हें प्रपोज किया? उसका सवाल सुनकर ईरा अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। वो सृष्टि के सामने इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। प्रलय एक बार फिर से बोला, बताओ ना, क्या मैंने कभी तुम्हें प्रपोज किया? आई मीन क्या कभी हम दोनों के बीच कोई लव रिलेशनशिप था? कभी हम किसी रिलेशनशिप में रहें, या फिर कभी मैं तुम्हारे करीब आया? क्या कभी हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बना? क्या मैंने तुम्हारे साथ पूरे रीति रिवाजों से शादी की? ईरा तुरंत बोली, देखो प्रलय, तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है या फिर हम दोनों की भी जो भी बात है उसे प्लीज़ पर्सनल रखो। मैं किसी बाहर वाले इंसान के सामने हमारी बातें डिस्कस नहीं करना चाहती। ये बोलते हुए वो प्रलय के करीब आ चुकी थी और उसने प्रलय के हाथ पर अपना हाथ रख लिया था। प्रलय ने तुरंत उसका हाथ दूर झटका और बोला, क्यों?
किसी और के सामने हम अपनी पर्सनल चीज़ क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ तो तुमने बहुत इधर उधर घुमाई थी। उस वक्त तुम्हें अपनी प्राइवेसी का ध्यान नहीं आया क्या? और मुझे एक बात बताओ, वो पिक्चर्स क्या सच में वो थी जो उन्हें दिखाया गया? आई मीन उसमें ऐसा लग रहा था ना जैसे हम दोनों काफ़ी क्लोज हैं। पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि हम दोनों के बीच कभी कोई क्लोजनेस रही हो, या फिर हम दोनों ने कभी बेड शेयर किया हो, कभी मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया हो। जहाँ तक मुझे याद है वो पिक्चर्स उस वक्त की थी ना जब मैंने तुम्हें कुछ गुंडों से बचाया था जो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तुम नशे में थी और इस हालत में तुम खुद मेरे पास आई, जबकि मैंने हमेशा एक दूरी मेंटेन करके रखी है, और उस दिन भी हमारे बीच वो दूरी मेंटेन हुई थी। मैंने तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया था। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, है ना? प्रलय की बात सुनकर ईरा सक पकाने लगी। वो तुरंत प्रलय का हाथ एक बार फिर से पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ तुम मेरे साथ रूम में चलो। प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा। वो एकदम अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। मतलब जो पिक्चर्स उसे दिखाई गई थी वो नकली थी। उन्हें जिस तरह से पेश किया गया था वो उन पिक्चर्स की रियलिटी नहीं थी। प्रलय एक बार फिर से ईरा से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है ईरा? तुम्हें तो बहुत शौक है ना हमारी बातें लोगों के सामने करने का। उसने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा। इसके अलावा ना मैंने ईरा को छुआ और ना ही मैंने कभी उससे अपने किसी प्यार का इजहार किया। करूँगा भी क्यों? मैंने कभी ईरा से प्यार किया ही नहीं। प्यार तो हमेशा ही मैंने सिर्फ एक ही लड़की से किया था। बस तकलीफ इस बात की है कि कभी उसे मेरा प्यार समझ ही नहीं आया। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि अब उसकी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में नमी थी। ईरा का मुंह छोटा सा बन गया। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है उस दिन मैंने तुम्हारी हेल्प की, हालांकि वो सब एक प्लान था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ सच में वैसा कुछ होना चाहिए था, ताकि तुम्हें समझ में आए कि इज्जत के साथ खिलवाड़ होता क्या है। एक्चुअली तुम वही डिजर्व करती हो। सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, तो आपने ईरा से शादी? प्रलय तुरंत बोला, ओह यस, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब तो रह ही गया। हाँ तो अब बताता हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। ये बोलते हुए उसने वापस मुस्कुराकर ईरा की तरफ देखा। ईरा ने अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था। प्रलय एक बार फिर से मुस्कुराकर बोला, बस इसी दिन के इंतज़ार में। उसका जवाब सुनकर ईरा ने भी हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, प्रलय राणा अपने दोस्तों को अपने करीब रखता है, उन पर नज़र रखता है, लेकिन अपने दुश्मनों को तो वो अपने साथ रखता है। उन पर सिर्फ नज़र नहीं रखता बल्कि उन्हें अपनी नज़र में रखता है। मुझे पता था अगर सृष्टि के जाने के बाद तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाला तो तुम पागलों की तरह सृष्टि को ढूंढोगी। इसलिए तुम्हें अपने पास रखा, क्योंकि मेरे लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ मैटर करता है तो वो है मेरा बेटा प्रांस। और मैं नहीं चाहता था कि किसी अरे गहरे की नज़र मेरे बेटे पर जाए, इसलिए बस तुम्हें अपने साथ रखा। वैसे भी तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, तो सोचा तुम्हारे दिमाग से शादी का भूत उतार दो। तुम सोच रही थी पता नहीं मुझसे शादी करके तुम्हें क्या ही मिलेगा। तो पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया क्या मुझसे शादी करके मेरी बीबी बनकर? क्या हासिल कर लिया तुमने इस राणा मेंशन में मेरी बीबी बनकर रहने के बाद? महंगी ड्रेस और ज्वेलरी के अलावा मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ और मिला होगा। अगर मिला है तो ज़रा बताओ मुझे। प्रलय की बातें सुनते हुए ईरा का चेहरा शर्म से झुका जा रहा था और सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने ईरा की बातों में आकर और ईरा के साथ प्रलय की पिक्चर्स को देखकर प्रलय को कितना गलत समझा था, और अब सब सच जानने के बाद उसे सच में बहुत गिल्टी फील हो रहा था। प्रलय ईरा की तरफ देखते हुए बोला, शादी नहीं हुई थी हम दोनों की, सिर्फ और सिर्फ एक डील हुई थी, और अब मैं उस डील को तोड़ता हूँ। इसी वक्त यहाँ से बाहर चली जाओ, वरना अगली बार मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगा बल्कि धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ये बोलकर प्रलय तुरंत वहाँ से चला गया। ईरा अपनी जगह पर खड़ी रह गई और सृष्टि भी बस जाते हुए प्रलय को देखती रही। उसे ईरा को देख देख कर उस पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसते हुए बोली,
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ईरा चिल्लाकर बोली। ओह रियली सर, मुझे आनी चाहिए, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुमने सुना ना अभी अभी प्रलय ने क्या कहा। जितना यकीन तुम मुझ पर करती हो, काश उतना यकीन तुमने प्रलय पर किया होता। मुझे क्या सुना रही हो तुम? तुम्हारी खुद की गलती है कि तुमने कभी प्रलय पर यकीन नहीं किया। करती भी कैसे? तुम्हें कौन सा प्रलय से प्यार था? तुम भी तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ थी, क्योंकि तुम्हारे पति की तो इतनी औकात भी नहीं थी कि तुम्हें ढंग से कपड़े भी दिला सके। देखा है मैंने तुम्हारे पति को, उसी से छुटकारा पाने के लिए तो तुमने प्रलय को अपने जाल में फंसाया था। आखिर वो लाइफ जो तुम्हें प्रलय दे रहा था, तुम्हारा फटीचर पति तो तुम्हें 7 जन्मों में भी वो लाइफ नहीं दे सकता था। उसकी बात सुनते हुए अब सृष्टि खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने एक जोरदार थप्पड़ ईरा के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ बाहर तक घुस गई थी और सीढ़ियाँ चढ़ रहे प्रलय को भी उस थप्पड़ की आवाज़ अच्छे से सुनाई दी। सृष्टि ईरा की तरफ देखते हुए बोली, डिस्गस्टिंग, तुमने घटियापन की सारी हदें पार कर दी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते ही उसकी नज़र रूम में गई जहाँ पर प्रलय ने अभी अभी रूम का दरवाज़ा बंद किया था। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। प्रलय से नज़रें मिलाने में भी उसे हिचकिचाहट हो रही थी। वहीं ईरा अभी भी किचन में खड़ी गुस्से से कांप रही थी। सृष्टि ने उस पर जो हाथ उठाया था, उसने ईरा के गुस्से को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया था। सृष्टि प्रलय की बातों के बारे में सोच रही थी। हालांकि ईरा के साथ तो सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन उसने प्रलय को ख्याति के साथ देखा था। वो उलझन अभी भी सृष्टि के दिमाग में चल रही थी और वो सब बातें जो उसने उस रिकॉर्डिंग में सुनी थी जब प्रलय ने जानबूझकर उस पर अटैक करवाया था, वो सारी बातें भी सृष्टि के दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। अब वो पूरी तरह से असमंजस में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या नहीं, किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। कुछ सोचते हुए वो ऊपर रूम की तरफ आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, उससे दरवाज़ा खुला ही नहीं। प्रलय ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। सृष्टि हैरान रह गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया और बोली, प्लीज़ मिस्टर राणा, दरवाज़ा खोलिए। वो अभी बोल ही रही थी कि उसकी नज़र दरवाजे पर लगे हुए बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा हुआ था डू नॉट डिस्टर्ब। उस बोर्ड को देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो गई। वो गुस्से से बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर राणा? अंदर प्रांस है, मुझे उसके साथ सोना है, उसे मेरी ज़रूरत होगी रात को। ये बोलते हुए वो दरवाज़ा एक बार फिर से नॉक कर रही थी, लेकिन प्रलय ने अंदर से दरवाज़ा खोला ही नहीं। अब सृष्टि को प्रलय पर गुस्सा आने लगा। वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं खोलना ना आपको दरवाज़ा, मत खोलिए, मैं भी यहीं पर बैठी रहूँगी। जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलते तब तक मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये बोलकर वो नीचे ज़मीन पर ही बैठ गई। अंदर बेड पर बैठे हुए प्रलय की नज़रें ऊपर सीलिंग की तरफ थी। उसकी आंखें इस वक्त बेहद गहरी लाल नज़र आ रही थी। कुछ देर वो यूं ही सीलिंग की तरफ देखता रहा और फिर उसने अपने बगल में सोए हुए प्रांस की तरफ देखा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी बच्चा, शायद मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं सकता वो चीज़ों जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी। बेशक से तुम्हारी मॉम मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है, लेकिन प्रलय राणा अपना प्यार की गलतियां भी माफ़ नहीं कर सकता। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और प्रांस की बगल में लेट गया। वहीं सृष्टि बाहर ज़मीन पर लेटी हुई दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वक्त बीतता गया पर दरवाज़ा नहीं खुला। तकरीबन 2 घंटे बाद यूं ही ज़मीन पर बैठे बैठे वो गहरी नींद में सो चुकी थी, पर प्रलय अभी भी नहीं सोया था। पूरी रात वो बस यूं ही बेड पर लेटा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जहाँ एक तरफ प्रलय और सृष्टि के बीच कुछ गलतफहमियां आज दूर हुई थी, हालांकि दूरियां अभी भी बरकरार थी, लेकिन सृष्टि को कुछ सवालों का जवाब मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कुछ ही दूरी पर एक आलीशान विला में एक लड़की ब्लैंकेट में लिपटी बेड पर लेटी हुई बेइंतहा रोई जा रही थी। अभी अभी एक लड़का उसके साथ इंटीमेट होने के बाद रूम से बाहर गया था और वो लड़का उसके साथ प्यार में नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। वो लड़की कोई और नहीं, नताशा थी, नताशा राणा, जो कभी किसी की सख्त नज़रें भी खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज वो किसी की ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रही थी। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि वो लड़का एक बार फिर से रूम में वापस आया।
इस बार उसके हाथों में वाइन का गिलास था। उसने जैसे ही नताशा को बेड पर सोते हुए देखा, उसने तुरंत उस गिलास को नीचे ज़मीन पर फेंका और नताशा के पास आकर उसे बालों से पकड़कर जोर से खींच डाला। नताशा की दर्द से चीख निकल गई। वो लड़का आद्विक गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोने की? मैंने कहा था ना तू पूरी रात नहीं सोएगी। नताशा दर्द से तड़पते हुए उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आद्विक के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वो आद्विक से खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे आद्विक, क्या कर रहे हो तुम पहले ही मुझे बहुत परेशान कर चुके हो, अब प्लीज़ बस करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आद्विक गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुझे दर्द हो रहा है तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? लड़कियां तो होती ही हैं बर्दाश्त करने के लिए। तू कोई नई पैदा नहीं हुई हो जो तुझे दर्द हो रहा है। ये बोलकर उसने एक झटके से नताशा के बालों को छोड़ा और उस पर झुकते हुए बोला, अगर तुझे दर्द हो भी रहा है तो ज़रा अपने दर्द को थोड़ा कंट्रोल में रख, क्योंकि आज मेरे दोस्त आने वाले हैं और तुझे उन्हें खुश करना है। अगर तू उन्हें अच्छे से खुश करेगी तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए जल्दी से अपना हुलिया सुधार और अच्छे से तैयार हो जा। ये बोलते हुए वो नताशा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वहीं उसकी बातें सुनकर नताशा के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उसकी हालत इस वक्त अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा बदन जख्मों से भरा हुआ था जो आद्विक ने ही उसे दिए थे। वो हर रोज़ नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता और फिर उसके साथ इंटीमेट होता, और आज तो आद्विक ने हद ही पार कर दी थी। वो नताशा को अपने दोस्तों को खुश करने के लिए बोल रहा था। आद्विक की बात सुनकर नताशा के होश उड़ चुके थे। आद्विक हमेशा ही उसे हद से ज़्यादा टॉर्चर करता था, उसके साथ मारपीट करता और उसके साथ ज़बरदस्ती करता, लेकिन आज तो वो हद पार कर रहा था। आज वो उसे अपने दोस्तों को खुश करने के लिए बोल रहा था। नताशा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत करोगे? मैंने सोचा भी नहीं था आद्विक, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझसे प्यार के बदले ये सब कुछ दिया। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, सोचा था कि तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताऊंगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आद्विक उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, प्यार प्यार क्या होता है? तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अरे मेरी जान, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेसमैन प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सौदा करता है। तुझसे तो मैंने प्यार का ड्रामा किया था। तू प्रलय राणा की बहन है, सोचा था अपने साथ राणा इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर लेकर आएगी, कुछ प्रॉपर्टी लेकर आएगी, लेकिन तुझे तो तेरे भाई ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसे मैं प्यार करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुझसे तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तेमाल, वो भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये बोलते हुए आद्विक अपने हाथों में वाइन की बोतल लिए नताशा की तरफ आ रहा था, और उसकी बातें सुनते हुए नताशा को सिर्फ रोना आ रहा था। आद्विक ने सच ही कहा था। जब प्रलय और सृष्टि अलग हुए तो प्रलय को नताशा के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि कैसे उसने ये सारी प्लॉटिंग की और सृष्टि को उससे अलग किया। उसके बाद उसने नताशा से अपना हर एक रिश्ता ख़त्म कर दिया था और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो आज भी उस दिन को याद करके कांप उठती है, जब सृष्टि के अस्पताल से गायब हो जाने के बाद प्रलय एकदम शॉक्ड रह गया था, और उस रात प्रलय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में राणा मेंशन आया था। आज से 6 महीने पहले प्रलय की गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो तेज कदमों से घर के अंदर आया। वो जोर से चिल्लाया, नताशा! नताशा जो अपने रूम में आराम से बैठी थी और अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, प्रलय का चिल्लाना सुनकर वो एकदम से कांप उठी और तुरंत नीचे की तरफ आए, जहां पर हाल के बीचों बीच खड़ा प्रलय गुस्से से कांप रहा था। नताशा के कदम अब धीरे होने लगे। वो जब प्रलय के सामने आकर खड़ी हुई तो डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। प्रलय उसे एकटक घूर रहा था। वो धीमे से बोली, क्या हुआ भाई? आप इतने नाराज़ क्यों लग रहे हैं? ये बोलते हुए उसने एक नज़र कुसुम जी की तरफ भी देखा, जो वहीं पर खड़ी थी, और नरेंद्र जी और मैथिली जी भी वहीं हाल में खड़े थे। वो लोग तब राणा मेंशन में ही रहते थे। प्रलय ने उसका सवाल सुना और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया।
नताशा एकदम हैरान रह गई। मैथिली जी और नरेंद्र जी भी हैरान थे और कुसुम जी तो जल्दी से नताशा के पास आकर खड़ी हो गई। वो नताशा को संभालते हुए प्रलय की तरफ गुस्से से देखने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है प्रलय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नताशा पर हाथ उठाने की। प्रलय ने अगले ही पल नताशा का हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा तो वो कुसुम जी की पकड़ से छूट गई। प्रलय नताशा की तरफ देखकर गुस्से से बोला, मैंने बोला था कि जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं ना, उनमें खून मैटर नहीं करता। तुम मेरी सौतेली बहन थी, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार किया। कभी तुम्हें सौतेला समझा ही नहीं, लेकिन तुमने प्रूफ कर दिया कि सौतेला हमेशा सौतेला होता है और गंदा खून हमेशा गंदा ही होता है। ये बोलते हुए उसकी एक नज़र मैथिली जी पर थी। मैथिली जी की आंखें बड़ी हो गई। तभी नरेंद्र जी गरजते हुए बोले, खबरदार, अगर तुमने मैथिली के बारे में एक शब्द भी कहा तो। प्रलय ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और बोला, तो क्या करेंगे आप, ज़रा बताइए मिस्टर नरेंद्र राणा, क्या करेंगे आप। ये बोलते हुए अब वो नताशा का हाथ छोड़कर नरेंद्र जी के सामने आकर खड़ा हो गया। कुसुम जी हैरान रह गई। आज प्रलय का रूप बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था। कुसुम जी परेशान होते हुए बोली, सृष्टि, सृष्टि कहाँ है। एक वही है जो इस वक्त प्रलय को संभाल सकती है। प्रलय नरेंद्र जी के सामने आकर खड़ा हुआ तो नरेंद्र जी भी गुस्से से कांपते हुए बोले, ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उनकी बात पूरी होती है उससे पहले ही प्रलय ने उनके गिरेबान से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, सही कहा आपने मिस्टर नरेंद्र राणा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसा तुच्छ इंसान क्या कर सकता है। आप जैसा दो कौड़ी का घटिया इंसान सिर्फ और सिर्फ लोगों को धमकियाँ दे सकता है, अपने से कमज़ोर पर अपना जोर चला सकता है, अपनी बीवी को मार पीट सकता है, अपने बच्चे को जिस उम्र में प्यार चाहिए उसे टॉर्चर कर सकता है, अपनी बीवी के होते हुए अपनी रखैल रख सकता है, अपना परिवार होते हुए कोठे पर जा सकता है और वहाँ की गंदगी अपने घर ला सकता है और फिर और गंदगी पैदा भी कर सकता है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मैथिली जी और नताशा पर भी गईं। नरेंद्र राणा जोर से चिल्लाए, प्रलय, मुझे मजबूर मत करो कि मैं खुद पर कंट्रोल खो दूं। प्रलय ने उन्हें जोर से धक्का दिया और बोला, वो तो आप लोगों ने मुझे किया है कि मैं भी आप लोगों की तरह अपना मुंह गंदा करूं। आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मैं अपनी माँ को हर्ट नहीं करना चाहता था। आपकी इस बेटी को आप लोगों से ज़्यादा प्यार दिया, इसे अपनी बहन बनाकर राणा मेंशन लेकर आया, लेकिन इसने क्या किया मेरे साथ, इसने तो मेरे ही घर में आग लगा दी, मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया। ये बोलते हुए उसने नताशा की तरफ देखा। नताशा तुरंत बोली, वो आपकी बीवी नहीं थी, वो किसी और की बीवी थी, उसने आपको अपने जाल में फंसाया हुआ था। जैसे ही उसने ये कहा प्रलय तुरंत उसके पास आया और एक और ज़ोरदार थप्पड़ नताशा के गाल पर लगाकर चिल्लाते हुए बोला, तुम कौन होती हो ये बताने वाली कि किसने मुझे अपने जाल में फंसाया है और किसने नहीं। किसने तुम्हें हक दिया कि तुम सृष्टि को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। किसने तुम्हें हक दिया कि तुम हम दोनों के रिलेशन को जज करो। तुमसे किसने कहा कि मैं सृष्टि के साथ खुश नहीं हूँ। मुझे मेरी खुशियाँ दो। किसी ने कहा क्या तुमसे? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा? मैंने कहा तुमसे कि मैं सृष्टि के साथ खुश नहीं हूँ? तुम कैसे ये डिसाइड कर सकती हो मैं सृष्टि से प्यार नहीं करता या फिर सृष्टि मुझसे प्यार नहीं करती? तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच आने वाली? नताशा, जिसके पहले ही 2 थप्पड़ खाने के बाद अक्ल ठिकाने आ चुकी थी, वो रोते हुए बोली, मैं आपकी बहन। प्रलय तुरंत बोला, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहन जिसे अपने भाई की खुशियाँ ही नज़र ना आए। तुम्हें इतना सा नज़र नहीं आया कि मैं सृष्टि को प्यार करता हूँ? तुम्हें ये नज़र नहीं आया कि सृष्टि भी मुझसे प्यार करती है? तुम्हें नज़र आया तो ये कि सृष्टि शादीशुदा है और वो मेरे लिए ठीक नहीं। अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम सब लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालूं। चले जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नताशा तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी भाइयों। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यकीन था कि सृष्टि आपके लिए सही नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। प्रलय ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे जोर से घसीटते हुए दरवाजे तक लेकर जाने लगा। नताशा उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। नरेंद्र जी और मैथिली जी भी उसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ भागने लगे, जबकि कुसुम जी तो अपनी जगह पर शून्य खड़ी थी। सृष्टि प्रलय को छोड़कर जा चुकी थी और इन सब में नताशा का हाथ है।
ये सुनकर उन्हें हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी। प्रलय ने नताशा को जोर से धक्का देते हुए दरवाजे से बाहर निकाला और बोला, बहन वो होती है जो अपने भाई की परवाह करे। बहन तो वो होती है जो अपने भाई के दिल की बात बिना कहे समझ ले। और तुम्हारे सामने तो मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता रह गया नताशा कि मैं प्यार करता हूँ सृष्टि से, और तुम्हें समझ नहीं आया। तो अब मुझे भी ना ही तुम्हें समझना है और ना ही तुम्हारी बातों को। तुम मेरी सौतेली बहन थी, तुमने ये बहुत अच्छी तरह से प्रूफ कर दिया। आज से हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये बोलकर उसने मैथिली जी और नरेंद्र जी की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हॉस्पिटल से फेक रिपोर्ट बनवाने से प्रलय राणा पागल नहीं बनता, और वैसे भी अगर सच में भी आपको हार्ट अटैक आ जाए और आप मर जाएं तो प्रलय राणा को फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलकर उसने उन्हें बाहर की तरफ जाने का इशारा किया तो वो दोनों बाहर की तरफ चले गए। मैथिली जी गुस्से से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, जैसे तुमने आज हमें इस घर से बाहर निकाला है ना, हमारी बेइज्जती की है, एक दिन मैं इन सब चीज़ों का बदला ज़रूर लूँगी। खून के आंसू रुलाऊंगी मैं तुम्हें। उसकी धमकी सुनकर अंदर हाल में खड़ी हुई कुसुम जी का दिल कांप गया। कोई उनके ही सामने उनके ही बेटे को बद्दुआ दे रहा था। ये सुनते हुए उनका कलेजा फट रहा था। प्रलय डेविल एक्सप्रेशन के साथ मैथिली जी की तरफ देखते हुए बोला, प्रलय राणा, अगर तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की वजह से खून के आंसू रोने लगा तो क्या फ़ायदा उसके प्रलय राणा होने का। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ये बोलकर उसने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही प्रलय ने 2 कदम घर के अंदर की तरफ बढ़ाए, कुसुम जी ने अंदर आते ही उसका रास्ता रोका और बोली, सृष्टि कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ। प्रलय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। कुसुम जी हैरानी से बोली, क्यों वो कभी वापस नहीं आएगी? ऐसा नहीं हो सकता। वो बीबी है तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। उसे जितनी भी गलतफहमी है सारी दूर करना। नताशा ने उसे जो भी कहा है उसके बारे में उसे सब सच सच बताना। वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेगी। जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय चिल्लाकर बोला, मैंने कह दिया ना, सृष्टि अब यहाँ कभी वापस नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। बहुत हुआ प्यार के लिए गिड़गिड़ाना। प्रलय राणा कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, लेकिन वो अपने प्यार के लिए झुका। पर अब बस बहुत हुआ, अब वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। ये बोलकर तुरंत प्रलय वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया और कुसुम जी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर मैथिली जी और नरेंद्र जी नताशा के साथ खड़े थे। मैथिली जी अमय को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमय का कॉल लग ही नहीं रहा था। तभी वो नताशा की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो बड़ा कहती थी कि प्रलय तुम्हारा सगा भाई है, तो हम लोगों से बढ़कर तुमसे प्यार करता है। देखा आज तुमने कैसे उसने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। नताशा गुस्से में उन्हें देखने लगी। मैथिली जी तुरंत बोली, ये मुझे अपना गुस्सा मत दिखाओ, मेरे सामने तुम्हारी हरकतें नहीं चलेगी। मैं प्रलय नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे उठाऊँ। चलो हमारे साथ हमारे घर, कम से कम रहने को छत तो मिलेगा। नताशा चिल्लाते हुए बोली, नहीं चाहिए मुझे आपकी हेल्प, अपनी चीज़ें मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। और झूठ नहीं कहा था मैंने कि प्रलय मेरे लिए मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। गलती मेरी ही है, या ये कहूँ कि शायद गलती मेरे खून की है जो मैं कुछ चीज़ें समझ नहीं पाई, पर मैं अपनी गलती सुधारूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और वहाँ से बाहर आते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड आद्विक को कॉल किया, जिसके साथ वो पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थी, लेकिन कभी उसने किसी से कुछ कहा नहीं था। आद्विक उसे बहुत ही प्यार से ट्रीट करता था। उसने तुरंत आद्विक को कॉल करके उसे खुद से शादी करने के लिए कहा। आद्विक को नताशा से कोर्ट मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि नताशा के ज़रिए तो वो राणा इंडस्ट्रीज़ में एंटर करने वाला था। लेकिन नताशा ने भी उसे शादी से पहले कुछ नहीं बताया, और जब आद्विक को शादी होने के बाद पता चला कि नताशा को प्रलय ने घर से बाहर निकाल दिया है, उसके होश उड़ गए थे। पर फिर कुछ सोचते हुए उसने नताशा को एक्सेप्ट कर ही लिया। पर उस दिन से नताशा का वहम टूट गया था कि आद्विक उससे प्यार करता है, क्योंकि शादी होते ही आद्विक ने नताशा को उसकी औकात दिखा दी थी, या यूँ कहें कि अपनी औकात दिखा दी थी। 6 महीने पहले की बातें याद करते हुए नताशा को सिर्फ रोना आ रहा था। जहां एक तरफ नताशा का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में सुबह के तकरीबन 6 बजे
प्रलय की आंखें खुली जब प्रांस के रोने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर प्रांस को अपनी गोद में उठाया। प्रांस अपना चेहरा उसके सीने से लगा रहा था, शायद वो सृष्टि को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपना मुंह प्रलय के सीने में घुसाने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस हरकत को देखकर प्रलय समझ चुका था कि उसे सृष्टि चाहिए, लेकिन सृष्टि तो रूम में नहीं थी। वो तो प्रलय के रूम के बाहर ही सो गई थी। प्रांस के रोने की आवाज़ सुनकर सृष्टि अपनी जगह से उठी और दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वो इतना तो जानती थी कि प्रलय जब दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा, और तभी दरवाज़ा खुला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो तड़प गई थी प्रांस को अपनी गोद में लेने के लिए, और प्रांस के साथ साथ कहीं ना कहीं वो प्रलय के लिए भी बेचैन थी। हालांकि दिल में बातें अभी भी थी, लेकिन प्रलय की जो हरकतें थी वो भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, और उन हरकतों में उसे कहीं ना कहीं प्रलय का प्यार महसूस होता था। जैसे ही सृष्टि ने प्रलय की तरफ देखा, वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर तुरंत रूम के अंदर आ गई, जहाँ पर प्रांस बेड पर लेटा हुआ था और अपना चेहरा इधर उधर घुमा रहा था। वो भूख से पागल हो रहा था। सृष्टि ने तुरंत उसे अपनी बाहों में लिया और उसे फीड कराने लगी, लेकिन अब उसे फीड कराने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसने कल से ढंग से कुछ खाया नहीं था। तो जब उसके पेट में ही कुछ नहीं था तो वो प्रांस का पेट कैसे भरती। उसके चेहरे पर जो अनकंफर्टेबल से एक्सप्रेशन थे, उन्हें देखकर प्रलय ने अपनी आंखों को छोटा किया। सृष्टि धीमे से बोली, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? प्रलय ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई। सृष्टि तुरंत बोली, क्या आप मुझे एक गिलास दूध मंगवा देंगे मेरे लिए? मुझे दूध पीना है। प्रलय समझ चुका था कि सृष्टि खुद तो कभी अपने लिए कुछ मांगेगी नहीं, ज़रूर उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए उसने तुरंत नीचे किचन में कॉल किया और एक गिलास दूध मंगवाया। तब तक सृष्टि ने प्रांस को थोड़ा बहुत फीड करवा दिया था, जिससे वो बिल्कुल कुछ देर के लिए शांत हो गया था। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आज प्रांस को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसके नॉर्मल चेकअप होने हैं। सृष्टि तुरंत बोली, आपका मतलब क्या है कि आपको प्रांस को हॉस्पिटल लेकर जाना है? क्या आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हम दोनों के साथ जाने की कोई ज़रूरत है। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा था, अगर तुम्हें चलना है तो तुम चल सकती हो, बाकी तुम्हारी ज़रूरत मुझे कुछ खास नहीं लग रही। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और फिर अपना टॉवेल लेकर बाथरूम में चला गया, जबकि सृष्टि बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। कितनी आसानी से उसने कह दिया था कि सृष्टि की उसे कोई ज़रूरत नहीं। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। कुछ देर बाद प्रलय वाशरूम से बाहर आया तो सृष्टि तुरंत उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। प्रलय ने अपनी आईब्रो एक बार फिर से उचकाई। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रलय अपने टॉवेल से अपने बालों को पोंछते हुए आईने की तरफ जाने लगा और बोला, सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बात, तुम बोल सकती हो। सृष्टि ने मुंह फुलाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। प्रलय तुरंत बोला, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। सृष्टि भी जल्दी से बोली, अब मेरा आपके सामने खड़ा होना आपको इरिटेट करता है? प्रलय भी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वक्त काफ़ी कुछ बदल देता है सृष्टि। ये बोलकर वो वापस अपने क्लोजेट की तरफ जाने लगा। सृष्टि उसके पीछे पीछे आई और बोली, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूँगी। प्रलय एक बार फिर से बोला, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हारी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, अगर होती तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें हम दोनों के साथ चलना है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। नाउ एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर वो अपने क्लोजेट से लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। सृष्टि गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मिस्टर राणा बिहेव तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी ही है। चलो माना इरा के साथ वो पिक्चर्स मिस्टर राणा की थी, उन्हें देखकर मुझे गलतफहमी हुई, लेकिन वो लड़की जो मिस्टर राणा के साथ होटल में थी और मिस्टर राणा ने मुझे ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए जो सब चीज़ किया, वो तो झूठ नहीं थी ना। सिर्फ एक बात प्रूफ होने की वजह से आप सही नहीं हो जाएंगे मिस्टर राणा, और मैं गलत भी नहीं हूँ। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उन पिक्चर्स को देखकर यही समझता कि आपका ईरा के साथ रिलेशनशिप है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। कुछ देर बाद प्रलय पूरी तरह से रेडी हो चुका था और सृष्टि ने प्रांस को भी रेडी कर दिया था। प्रलय ने प्रांस को अपनी गोद में लिया और रूम से बाहर जाने लगा।
प्रलय के पीछे पीछे ही सृष्टि रूम से बाहर निकली। बाहर आते ही उसने राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि प्रलय ने प्रांस को कुसुम जी को दे दिया था और खुद डाइनिंग टेबल पर बैठा था। सृष्टि भी जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी। उसे खाना खाना था। वो नहीं चाहती थी कि आज सुबह जैसे उसे प्रांस को फीड कराने में प्रॉब्लम हुई, वैसे ही उसे दोबारा भी उस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। इसलिए वो बड़ी जल्दी जल्दी खा रही थी। वहीं प्रलय अपना खाना नॉर्मली खा रहा था। उसकी नज़रें बार बार सृष्टि पर जा रही थी। सृष्टि अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट खाए, इसलिए वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा था। कुसुम जी प्रलय और सृष्टि की तरफ देख रही थी और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी उन दोनों के बीच ठीक हो जाएगा सब कुछ। कुछ देर बाद प्रलय और सृष्टि दोनों गाड़ी में बैठे थे और सृष्टि ने प्रांस को अपनी गोद में उठाया हुआ था। प्रलय के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। जो चीज़ें वो सीधे सीधे सृष्टि से करवाना चाहता था, उन्हें करवाने के लिए उसे ऊट पटांग रास्तों को अपनाना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राणावत विला नताशा अपने कमरे में थी। तभी आद्विक कमरे में आया और इस बार उसके साथ उसके दो दोस्त थे, जो उसके दोस्त कम और बिजनेस पार्टनर ज़्यादा लग रहे थे। आद्विक उनमें से एक मिस्टर खुराना की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको मेरे साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम होगी मिस्टर खुराना। जितना एंजॉय आप इस डील में करने वाले हैं, उतना एंजॉय तो आपने कभी नहीं किया होगा। मिस्टर खुराना नताशा की तरफ बड़ी ही गहरी नज़रों से देखते हुए बोले, ये तो मिस्टर राणा की बहन है ना मिस्टर राणावत। आद्विक व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ये उसकी बहन थी, लेकिन अब इसके साथ उसने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब ये सिर्फ मेरी रखैल है और अब आपका भी ये अच्छे से ध्यान रखने वाली है। ये बोलते हुए उसने मिस्टर खुराना के कंधे पर अपना हाथ रखा। वो तुरंत आद्विक की तरफ देखते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ आद्विक। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते हो। मैं प्यार करती थी तुमसे, तुमने मुझे धोखा दिया है और अब तुम मेरे साथ इतनी घटिया हरकत कर रहे हो। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो आद्विक, प्लीज़। ये बोलते हुए वो आद्विक को रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देख रही थी, जबकि आद्विक अब रूम से बाहर जाने लगा था। मिस्टर खुराना ने नताशा के थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा और बोले, इतना भी क्या शर्मा रही हो मेरी जान। बड़ा अहंकार है प्रलय राणा में। आज तो मज़ा आ जाएगा जब उसका अहंकार मैं इस बिस्तर पर तोड़ूंगा। ये बोलते हुए उन्होंने नताशा के थाई पार्ट को और भी ज़्यादा सहलाना शुरू कर दिया। नताशा के चेहरे पर घिन भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत मिस्टर खुराना को दूर धक्का देते हुए बोली, खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। मिस्टर खुराना ने अगले ही पल उसे बेड पर धक्का दिया और बोला, हाथ लगाना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आज तो बहुत कुछ होगा। ये बोलकर वो उसके ऊपर झुकने लगे। नताशा की आंखें बड़ी हो गई। वो पिछले 6 महीने से आद्विक का हर एक टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी। आद्विक उसे जिस तरह से रख रहा था वो सब कुछ सह रही थी, लेकिन अब वो किसी और को इस तरह से नहीं झेल सकती थी। वो तुरंत मिस्टर खुराना को धक्का देने लगी। मिस्टर खुराना खुद को उसके ऊपर हावी कर रहे थे और नताशा उतनी ही हिम्मत और उतना ही जोर लगाते हुए उन्हें खुद से दूर कर रही थी। लेकिन जब वो मिस्टर खुराना को नहीं रोक पाई तो उसकी नज़र सामने ही साइड टेबल पर रखे हुए वास पर गई। उसने किसी तरह अपने हाथ को साइड टेबल की तरफ पहुंचाया और फिर उस वास को उठाकर जोर से मिस्टर खुराना के सिर पर फोड़ दिया। वो पूरा कांच का वास एक पल में चकनाचूर हो गया और आगे से ज़्यादा मिस्टर खुराना के सिर पर अंदर की तरफ धंस गया। वो दर्द से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हट गए और नताशा के हाथों में अभी भी वो आधा टूटा हुआ वास था। अब वो दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहाँ पर आद्विक और मिस्टर गोयल खड़े थे। मिस्टर खुराना के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो दोनों अंदर भागते हुए आ चुके थे। आद्विक गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर वो जैसे ही नताशा के पास आने लगा, नताशा तुरंत बिस्तर से उठी। उसके कपड़े भी बुरी तरह से खराब हो चुके थे। कुछ पर उसके खून के दाग के निशान लगे हुए थे और अब कुछ पर मिस्टर खुराना के खून के निशान थे। वो अपने हाथों में पकड़ी हुई टूटी कांच की बोतल आद्विक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगी। उसकी धमकी सुनते हुए आद्विक की आंखें बड़ी हो गई। आज तक नताशा ने कभी उसके सामने जुबान भी नहीं खोली थी और आज उसे जान से मारने की वार्निंग दे रही थी। उसने मिस्टर खुराना की तरफ देखा, जो नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे और उनकी आंखें बंद हो चुकी थी।
कुछ पता नहीं था वो सिर्फ बेहोश हुए थे या फिर सीधा भगवान की तरफ ही निकल लिए। नताशा का खुद डर से बुरा हाल हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम बैक डोर की तरफ बढ़ाने लगी। आद्विक गुस्से से गरजते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने यहाँ से जाने का सोचा तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। नताशा, तुम्हारा भाई अब तुम्हारा भाई नहीं है जिसके सिर पर तुम यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम यहाँ से जाओगी तो। नताशा गुस्से से कांपते हुए बोली, जो हालत तुमने पिछले 6 महीने में मेरी की है ना आद्विक, उससे तो बेहतर होगा कि मैं मर ही जाऊं। बेशक से अब मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर तो नहीं रहूंगी। ये बोलकर वो तुरंत उस दरवाजे से बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गई ताकि आद्विक उसके पीछे ना आ सके। लेकिन आद्विक उसके वहाँ से निकलते ही तुरंत सामने वाले दरवाजे से बाहर की तरफ भागा। लेकिन नताशा राणावत विला के बैक गेट से बाहर जा चुकी थी। आद्विक ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका चेहरा इस वक्त पूरी तरह कांप रहा था। वहीं दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, प्रांस के सारे टेस्ट हो चुके थे। सृष्टि ने प्रांस को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो प्रलय के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकली। तभी उसकी नज़र ख्याति पर गई जो हॉस्पिटल के अंदर की तरफ आ रही थी। उसे देखकर ही सृष्टि पहचान चुकी थी कि उस दिन प्रलय के साथ होटल में ख्याति ही थी और अब ख्याति किसी और आदमी के साथ थी और उसने अपनी गोद में एक बच्चा उठाया हुआ था। पैसों के घमंड में चूर ख्याति, जो हमेशा एटीट्यूड और स्टाइल से रहती थी, वो फिलहाल बहुत ही खराब हालत में लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपनी गोद में पकड़े हुए बच्चे की तरफ देख रही थी। उसे देखकर सृष्टि के कदम खुद ब खुद रुक गए। वहीं प्रलय जो उसके साथ चला जा रहा था और उसे पता था कि ख्याति इस वक्त हॉस्पिटल में आने वाली है। उसके चेहरे पर हल्की डेविल स्माइल थी। हालांकि वो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं था, लेकिन अगर सामने से इंसान ही ऐसा हो जिसके कर्मों का फल मिलना उसे बनता हो, तो उसमें प्रलय भी क्या कर सकता था। सृष्टि रिसेप्शन पर खड़ी हुई ख्याति की तरफ देखने लगी जो अपने हाथ जोड़कर रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर को मिलने की रिक्वेस्ट कर रही थी। सृष्टि अपने सामने रिसेप्शन पर खड़ी ख्याति की तरफ देख रही थी जो रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि वो लोग उसे डॉक्टर से मिलने दें। उसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था और साथ ही एक आदमी था जो बिल्कुल मिडिल क्लास लग रहा था। हालांकि सृष्टि ने कभी ख्याति को पहले देखा नहीं था, बस सिर्फ एक ही रात उसने ख्याति को प्रलय के साथ देखा था। लेकिन उस वक्त उसने जिस ख्याति को देखा था, आज वो ख्याति काफ़ी अलग लग रही थी। वही प्रलय के चेहरे पर हल्की हल्की डेविल स्माइल थी। सृष्टि रिसेप्शन पर आई और भी ज़्यादा करीबी से ख्याति की तरफ देखने लगी। ख्याति रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार डॉक्टर से मिल लेने दीजिए। देखिए, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं इस हॉस्पिटल की फ़ीस और डॉक्टर की फ़ीस नहीं भर सकती, लेकिन मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहती। मुंबई का कोई भी हॉस्पिटल मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। सिर्फ एक आपके ही हॉस्पिटल में डॉक्टर अमन गर्ग हैं जो मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार उनसे कह दीजिए कि वो मेरे बच्चे को देख ले। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं बहुत जल्दी आपकी हॉस्पिटल की सारी फीस चुका दूँगी, पर फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। ख्याति की बात सुनते हुए सृष्टि की नज़र ख्याति की गोद में सिमटे हुए उस बच्चे पर थी जिसकी आंखें फिलहाल बंद थी और दिखने में वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही ख्याति को एहसास हुआ कि कोई बहुत ही गहरी नज़रों से उसे देख रहा है, तो उसने अपना चेहरा घुमाकर सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि को अपने सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया तो सामने ही प्रलय खड़ा था जिसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सृष्टि ख्याति की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? ख्याति रोते हुए बोली, इसके लंग्स में इन्फेक्शन है। अगर अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये नहीं बच पाएगा। ये बोलते हुए वो रो रही थी और अपनी नज़रें भी सृष्टि से चुरा रही थी। सृष्टि ने अब रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और बोली, इनके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। सृष्टि की बात सुनकर ख्याति हैरानी से सृष्टि की तरफ देखती रही और रिसेप्शनिस्ट भी हैरानी से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अगर इनके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो पहले 10 लाख जमा करवाने होंगे। सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, आप जितना पैसा कहेंगे जमा हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी इस बच्चे को एडमिट कीजिए और इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए।
ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी। ख्याति का चेहरा हल्का सा खिल गया, लेकिन आंखों में आंसू अभी भी बरकरार थे और उसके साथ खड़ा विद्युत हैरानी से सृष्टि को देख रहा था। उसने सब प्रलय को देखा तो प्रलय को तो वो देखते ही पहचान गया, क्योंकि ऐसा कोई इंसान था ही नहीं पूरी मुंबई में जो प्रलय को ना जानता हो। रिसेप्शनिस्ट सृष्टि के कहने पर फॉर्म फिल करने लगी। आखिर सृष्टि का कहना वो कैसे ही मोड़ सकती थी। सृष्टि प्रलय राणा की बीवी थी। उसने जैसे ही फॉर्म फिल करना शुरू किया, प्रलय तुरंत बोला, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप उनसे पेमेंट ले लीजिएगा जो इस बच्चे के ट्रीटमेंट के पेमेंट देने का दावा कर रही हैं। प्रलय राणा ने ठेका नहीं ले रखा है किसी अरे गहरे की मदद करने का। उसकी बात सुनकर ख्याति का चेहरा एक बार फिर से मायूस हो गया। वो तुरंत प्रलय के पास आई और उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया प्रलय, प्लीज उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी हरकत माफ़ी के लायक नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारा दर्द सहना पड़ा होगा। जब हमारा लाइफ पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है तो कैसा फील होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने तो सृष्टि को तुमसे दूर करने की साजिश रची थी। मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर प्लीज़ मेरे बच्चे पर तरस खाओ। प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट हो जाने दो। मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई, जबकि प्रलय का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। सृष्टि तुरंत उन दोनों के पास आई और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, ये सब ये क्या बोल रही है? साजिश? साजिश मतलब? प्रलय कुछ बोलता उससे पहले ही ख्याति ने सृष्टि की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने मानव के साथ मिलकर तुम्हें और प्रलय को दूर करने के लिए एक साजिश रची थी। जिस रात तुमने प्रलय को मेरे साथ देखा था, प्रलय वो खुद से नहीं आया था, उसकी तो वहाँ पर मीटिंग थी। मैंने उसकी ड्रिंक स्पाइक की थी और सब कुछ इस तरह से शो किया कि तुम्हें ये लगे कि प्रलय और मेरे बीच नाजायज़ रिश्ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद मेरे उन्हीं कर्मों की सज़ा है जो आज मैं इतनी ज़्यादा बेबस हूँ कि अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि के होश उड़ गए। अभी कल ही उसे ईरा के बारे में सब कुछ पता चला था और आज ख्याति के बारे में। ये सारी चीज़ जानकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो लोगों के बने हुए झूठ को सच समझकर प्रलय पर शक कर रही थी, जबकि प्रलय ना ही ईरा के साथ गलत था और ना ही ख्याति के साथ। सृष्टि को आज शौक पर शौक मिले जा रहे थे। उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। वो कितनी गलत थी, उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।